नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी टाइम से आपका एक क्वेश्चन आ रहा था जो भी एमटीएस 2021 की एग्ज़ाम से, जिसमें हवलदार की भी पोस्ट थी आपकी, कि हवलदार का ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, आगे का प्रोसेस कब होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था काफ़ी टाइम से एंड बिना किसी अपडेट के कोई जवाब दे पाना भी मुश्किल था, क्योंकि ना ही तो अलोकेशन का कोई अपडेट था वेबसाइट पर। ठीक है, सभी रीजन्स का आपका लोकेशन भी नहीं आया है एंड इवन हवलदार का तो काफ़ी रीजन्स का नहीं आया, मैक्सिमम रीजन्स का हवलदार के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो गई हैं, आपके अटेस्टेशन फॉर्म आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट का है, उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ, इसी में उनका अटेस्टेशन फॉर्म भी आए, साथ में ये अपॉइंटमेंट लेटर भी है या प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए लेटर भी है। लिखा है कि अलोकेशन ऑफ हवलदार रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाई एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी हवलदार एमटीएस एग्जामिनेशन 2021 रिगार्डिंग। इनको बुलाया गया पुणे में इनका सिलेक्शन हुआ होगा, जो पुणे सीसीए है, 29 मई या उससे पहले 19 मई का ये लेटर है। आज 20 मई हो चुकी है, रात को ही इन्होंने शेयर किया था। कुछ क्वेश्चन भी थे इनके जो इन्होंने पूछे थे, वो हमने आंसर किए। और आगे देखते हैं, इसमें इनको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म है, 3 सेट बना के लेके जाने हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालना है, देन वो 3 बार फिल करने हैं। ठीक है, और इसमें गस्टेड ऑफिसर से आपके करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी बनेंगे। ठीक है, विच इज अटेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ड्यूली फिल्ड इन साइन बाय अथॉरिटी। मतलब कि जो भी आपके इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो भी आपको बनवाने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपकी 10th सर्टिफिकेट में है वो ओरिजिनल लेके जाना है। उसी में आपकी डेट भी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है। जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे लेके जाएं, ये मत सोचें कि ग्रेजुएशन का लेके जाऊँ या नहीं, सभी ले जाएं। वैसे तो आपकी मेनली काम आते हैं 10th का, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी जॉब हुई है, बट ग्रेजुएशन भी आप अपडेट करा दें ताकि फ्यूचर में आपके डिपार्टमेंट में कुछ ज़रूरत हो तो आपके काम आ जाए। बाकी आपका ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट है वो लेके जाएँ, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएँ। ठीक है, ओरिजिनल मेल लेके जाएं और साथ में फोटो कॉपीज भी लेके जाएं, एटलीस्ट 3 कॉपी आप जरूर लेके जाएं। सिविल हॉस्पिटल पुणे में इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा डीवी के बाद ही। ठीक है, तो अपना तैयारी करके जाएं 2-3 दिन के हिसाब से। जैसे मान लो आपका 25 तारीख को डीवी, 29 तक बुलाया गया, मान लो आप 25 तक पहुंच जाते हैं तो 2-3 दिन का आप शेड्यूल करके जाएं, वहाँ पे अपना अरेंजमेंट करें रहने का। इनके तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं होगा आपके पास, और अरेंजमेंट आपका खुद ही करना होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू अरेंज फॉर देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। लिखा है कि आपको अपनी खुद अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि उसके बाद मेडिकल है तो 2-3 दिन आप मान के चलिए। इन इवेंट ऑफ नॉन रिपोर्टिंग ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, ये मान लिया जाएगा कि कैंडिडेट इस जॉब को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये स्टेनो ग्रेड 2 नहीं है, ये हवलदार का ही है, क्योंकि पुराना फॉर्मेट है वही इन्होंने चिपका दिया है। तो यही अपडेट है। अभी एक लेटर और देखते हैं जो एमटीएस के पोस्ट के लिए, वो है आपका डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, देहरादून से आया, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ है यूपी में, एंड यूपी में इनकी पोस्टिंग होगी। देहरादून में हो सकता है वो उनका रीजनल हेडक्वार्टर हो या मेन हेडक्वार्टर हो। ठीक है, एंड इसी वजह से इनको ये लेटर देहरादून से आया है। तो इसमें लिखा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बधाई होती है। और जो आपकी पे बैंड लेवल 1 है, मतलब कि 1800 ग्रेड पे, उसमें सिलेक्शन हुआ है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में। और इसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म है 3 कॉपीज, इसमें भी वही बात बोली गई है। ठीक है, और आपको भर के लेके जाने हैं। यू शुड कंप्लीट द फॉर्म्स एंड फॉरवर्ड द सेम बाय पोस्ट इमीडिएटली। इसमें आपको बाय पोस्ट भेजना है। अब कुछ डिपार्टमेंट आपसे बाय पोस्ट आपके अटेस्टेशन फॉर्म मंगवा लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट आपको इन पर्सन बुलाते हैं कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है या जो बाकी प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको आना पड़ेगा, तभी पूरी होंगी। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट आपको बोलते हैं कि आपके यहीं पे जो मेडिकल होगा उसके लिए आपको आना होगा, मतलब जो भी उनका ऑफिस है जहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपका हवलदार का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, इसमें कहा गया कि आपको उत्तर प्रदेश में ही सीएमओ से या जो आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सिविल सर्जन है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, उससे आपको अपना मेडिकल करवाना होगा। उसमें आपकी स्टैंप भी और डेट भी होनी चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए जो भी वो कंसर्न डॉक्टर है, सिविल सर्जन है। यू शुड एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, उन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है इसमें। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है SC ST OBC, वो लेटेस्ट लेके जाना है। और आपको डिटेल्स अच्छे से भरनी है, जो डिटेल्स लागू ना हो उनको स्ट्राइक करके काट देना है।
इसमें इतनी बात दी गई है। अब अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले भी हमने वीडियोस में बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपके अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें साफ साफ कहा गया है, पहला पॉइंट है कि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो, कोई भी डिटेल्स आप एक्सप्रेस करते हो, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एंड कर दिया जाएगा। आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप कभी अरेस्ट हुए हों या आपके अगेंस्ट केस चला हो, कोई रिपोर्ट की गई हो, ठीक है, वो आप सभी डिटेल्स दें। आप बाद में क्लियर भी हो गए हो तो भी डिटेल्स दें। अगर नहीं देते हैं तो आपके ऊपर और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। देंगे तो आपका इवेंचुअली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपका केस वेस जो भी है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, कोर्ट में गए थे आप, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर अगर आप क्लियर हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट अगर आप क्लियर भी हैं और आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो दिक्कत होगी, फिर आपके ऊपर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का मामला बन जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी फिर कभी भी। In the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated। आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अपना फोटो लगाएं, यहाँ पे पासपोर्ट साइज ही लगा दें, ठीक है, 5/7 का बोलते हैं लेकिन पासपोर्ट साइज चलता है आपका। अपना नाम भरें फुल ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर में, सरनेम पहले, नाम बाद में। प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जो आप ट्रीट कराना चाह रहे हो, जहाँ पे भी आपकी कोरिस्पोंडेंस हो, वो भरें। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरें। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो डिटेल्स भी दें, ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं पहले और फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, ठीक है। और डेट ऑफ माइग्रेशन भी आएगी। आधार कार्ड नंबर अगर अवेलेबल तो वो तो होगा ही, पैन कार्ड नंबर डाल दें, नेशनलिटी डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना प्रेजेंट एज डालें, एज एट मेट्रिकुलेशन, जब आपने 10th की थी तब कितनी एज थी वो डालें। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, वो आप बताना होगा। 8B में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। अब वो यहाँ पे आपको भरना था कि आपका जहाँ जन्म हुआ है, लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, वो यहाँ पे फिल करें। जहाँ से आपके पिताजी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो भी भरें। हो सकता है आप सेम ही स्टेट से हैं, मेनली आप सेम ही रहते हैं, लेकिन कभी पहले आपके पिताजी कहीं दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हों तो उनकी डिटेल्स भी दें। आपका रिलीजन क्या है, आप SC ST या OBC हैं या नहीं है, वो भी आपको डिटेल्स देनी है। 21 साल की उम्र के बाद आप जहाँ भी रहे हैं वो डिटेल्स देनी है। मतलब कि 21 साल की उम्र के बाद आप 1 साल से ज़्यादा आप जहाँ पे भी रहे हैं वो डिटेल्स आपको देनी है। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, 21 साल के उम्र के बाद और पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा आप जहाँ भी रहें वो डिटेल्स देनी है। अगर 2-3 महीने रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप घर पे ही रहें तो अपना होम एड्रेस डाल दें। एंड फिर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको पिता का नाम, देन उनकी नेशनलिटी, बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, ठीक है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है, पोस्टल एड्रेस है, उनका होम एड्रेस है, परमानेंट होम एड्रेस। इसी तरह बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स की भी डिटेल्स आपको देनी है। नीचे चलते हैं। अगर आपके कोई बेटा या बेटी है वो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आपको देनी है। मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। तो आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी है। 15 साल की उम्र के बाद आप जहाँ पे भी आप पढ़े हैं, मान लो आपकी 15 साल से पहले 10th हो गई है, तो 15 साल की उम्र के बाद आपने जहाँ पे भी पढ़ाई की है वो आप डिटेल्स दें। स्कूल की, 12th की, आपकी 12th का जो एडमिशन आपकी डेट रही है अप्रोक्सीमेट, आप 1 अप्रैल उस ईयर का डाल सकते हैं, जो भी आपका ईयर है। मान लो 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2015, नॉर्मली वैसे ही स्टार्ट होता है। और उसकी आपकी पासिंग डेट आप डाल दें, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रिंग में, डेट ऑफ लिविंग में, नेम ऑफ स्कूल में, एग्जामिनेशन आपने जो भी पास किया, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ऐसे डाल दें, ठीक है। 11th वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो डिटेल्स डालें यहाँ पे, कब से कब तक आपने जॉब की है, डेजिग्नेशन क्या आपका, फुल नेम और एड्रेस क्या एम्प्लॉयर का, अगर आपने छोड़ दी जॉब तो क्या रीज़न है, अगर आपको टर्मिनेट किया गया किसी कारण से वो डिटेल्स भी दें आप। अगर आप कभी डिटेंशन में रहे हो, आपको अरेस्ट किया गया है, प्रोसिक्यूशन हुआ आपका, मतलब आपके ऊपर केस चला है, तो ये सभी डिटेल्स आपको देनी है, यस या नो। जो आपका एप्लीकेबल नहीं है उसको काट दें, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस करके। साइड में जो आपका एप्लीकेबल है वो भी लिख दें। देन आगे आपको बाकी डिटेल्स भरनी है। अगर आपके ऊपर डिटेल्स में किसी भी का भी आंसर यस है तो उसके पूरी डिटेल्स आपको देनी है। और आप फिर से वो वार्निंग पढ़ लें कि कोई भी आपको फैक्ट्स प्रेस नहीं करने हैं। 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आपको नाम देना है जो कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। वो बाद में चेंज भी हो सकते हैं, अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो आप दूसरे किसी पर्सन को भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस टाइम पे आप जो 2 विश्वसनीय रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके नाम दें। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें, डेट डाल दें,
प्लेस आप अपना भी डाल सकते हैं, या जहाँ पे भी आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो वहाँ का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना, ये ऑफिस से फिल होगा। देन आगे आपको यहाँ डिक्लेरेशन देनी है कि आप शादीशुदा हैं, कि आप विधुर हैं या विधवा हैं, ठीक है, विडोड हैं या विडो हैं, या फिर आप मैरिड हैं और आपका एक ही पति या एक ही पत्नी है। मैरिड हैं और आपके हस्बैंड की कोई एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है, या सेम आपका एप्लीकेबल, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की कोई एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं है, ठीक है, आपकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है, ठीक है, ये आपका कहीं और रिलेशन नहीं है एक से ज़्यादा। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना, प्लेस डेट डालना है। जो क्लोज एप्लीकेबल नहीं है उनको डिलीट कर देना है, क्लोज कर देना मतलब। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है, गजटेड ऑफिसर से। एंड देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फॉर क्लास 3 सर्विसेज, ठीक है। ग्रुप सी के लिए ये आपका बनेगा स्टिपेंडरी 1 क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही बनेगा, अटेस्टेड फिर अटेस्टिंग अथॉरिटी। जो भी ये डिक्लेरेशन आप पढ़ लें आप अच्छे से, इसे फिल करें। जहाँ पे आपको आई मतलब अपना नाम डालना है, देन आगे आपको पढ़ के वो साइन वगैरह कर देने हैं। मैं अच्छे से अपना काम करूँगा, ठीक है, और मैं ईमानदार से काम करूँगा, ये सभी डिटेल्स इसमें दी हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है। सो दैट्स इट। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगा देना पासपोर्ट साइज, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। सभी में ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट रहता है, कुछ कुछ में चेंज होता है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड का और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ये फॉर्मेट आपके चेंज होते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।